भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई है, नाम है हमारा सचिन चौधरी का। रानी लक्ष्मीबाई को बलिदान तो आप सबको याद हुई है। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जिनने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पे बांध के युद्ध लड़े तो और अंग्रेजी सेना के चक्के छुड़ाए थे। झांसी की रानी के बलिदान के बाद दामोदर राव और फिर उनके तमाम सारे जो वंशज रहे उनको काभाव। जी हाँ, दामोदर राव के जो वंशज रहे वे गुमनामी में रहे और झांसी वासियन को भी सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद, कुछ साल पहले जो पता चले कि आखिर दामोदर राव के जो वंशज थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र के वंशज को आए जो हैं, उन लक्ष्मीबाई के वंशजों को काभाव वे मिले नागपुर में रहते। और नागपुर में अब अरुण राव जो महाराजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र की 5वीं पीढ़ी के हते, उनको हाल में ही निधन हो गया है। नागपुर में 80 साल की उम्र में उनने अंतिम सांस ली और रानी लक्ष्मीबाई के जो वंशज थे इनको बुंदेली बौछार के जरिए बुंदेली समागम में 2022 में हमने भोपाल बुलाओ तो और उनसे चर्चा करी थी कि कैसे वीर बलिदानियों के परिजन गुमनामी को जीवन बिता रहे हैं। या पूरी चर्चा उनको नमन करत भय हम आपको सुना रहे हैं। अरुण राव जो रानी लक्ष्मीबाई के वंशज थे 5वीं पीढ़ी के, जिनको निधन भाव और उनके पुत्र योगेश भी संगे आए थे, तो पिता पुत्र की जब पूरी की पूरी चर्चा हम आपको आज अरुण राव जी को याद करत भय फिर से सुनवा रहे हैं। राम राम। ये जितने बलिदानी परिवार है, ये एक तरह से मतलब इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। ये सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी जिसको चाहिए। तो इसलिए क्या है कि कोई भी खुद होके लाइट में नहीं आया है। बहुत से आज हम जब भी कहीं भी हमारी मीटिंग होती है या इकट्ठा होते हैं, 25-30 ऐसे सब परिवार हैं जो सब अपनी अपनी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इंदौर में भी हम रहे, तो आप जो बोल रहे हैं कि बहुत टाइम लग गया ढूंढने में, तो उसका मतलब ये है कि इंदौर में भी हमारा इस नाम से ऐसा कोई अस्तित्व नहीं था ना, जो आप आसानी से ढूंढ लेते हैं। लेकिन वही जो सवाल है कि बहुत सारे राजा महाराजा सब आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद जब विलीनीकरण हुआ और उस विलीनीकरण के बाद राजा रजवाड़े जब खत्म हुए, लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ चीज़ें उनकी पहचान बनी रही। बलिदानी माटी के वो लोग जिनके हम पूरे जीवन भी एहसान नहीं चुका सकते, उनके वंशज गुमनाम शब्द जो हम, हालांकि गुमनाम शब्द खराब है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बलिदान, जैसे हमने अभी एक चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई थी बुंदेलखंड में उनके प्रवास पे, तो उनकी माता जी झांसी में रहीं, झांसी में उनका स्वर्गवास हुआ, उनकी समाधि झांसी में, और झांसी के लोगों को नहीं पता है। तो ये चीज़ कई बार आप हमें तो अब कोई भी पढ़े लिखे होने मान लीजिए या बुंदेलखंड पे काम कर रहे तो थोड़ी सी कचोटती है, आपको भी तो कचोटती होगी। हाँ, होती तो है जी। तो इसके लिए आगे कभी आपने आगे बढ़ के आपके परिवार ने प्रयास किया कुछ? आपने आगे बढ़ के कि सरकार या बाकी सब जो है उससे मान्यता आगे मिले? ऐसा है, दामोदर राव जी के टाइम से ही तीनों पीढ़ी ने, दामोदर राव जी ने, उनके लड़के लक्ष्मण राव जी ने, उनके लड़के कृष्ण राव जी ने, जो भी उनकी दौलत थी वो गवर्नमेंट से मांगने के भरपूर प्रयास किए, मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। बाकी तीनों पीढ़ी में से किसी को भी गवर्नमेंट ने सिवाय पेंशन के कुछ भी नहीं दिया। पेंशन भी क्या है, मतलब नॉमिनल पेंशन के रूप में थी। उसके बाद किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, या जो भी यहाँ प्रॉपर्टी थी उसके बारे में भी कभी कोई सुध नहीं ली गई। लेकिन प्रॉपर्टी या सरकार की सुविधाएं जी अलग बात है, लेकिन वो गर्व का एहसास तो पूरे जीवन है कि हम किस परिवार से हैं, किस। हाँ, गर्व का परिवार तो है, बाकी वो गर्व करने लायक परिस्थितियां अभी नहीं है कि अपन गर्व से कह सके कि हम फलाने हैं। परिस्थितियां भी तो ऐसी होना चाहिए। कई बार हम पढ़ा है किताबों में या
इंटरनेट पे कि आर्थिक समस्याओं से भी बहुत आपको व्यक्तिगत तौर पे, अब तो थोड़े से सब बड़े हो गए योगेश भैया, आपको बड़ा दो चार होना पड़ा। हमारे मतलब उस टाइम पे दामोदर राव जी के टाइम से उन टाइम पे मतलब दोनों तीनों पीढ़ियों की परिस्थितियां बहुत ही नाजुक थी। एक तो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की निगरानी थी, मतलब उनको उनके संरक्षण में थे, नौकरी वगैरह उन लोगों के पास उतनी थी नहीं, अपना अपना कुछ भी छोटा मोटा रोजगार करके अपना टाइम चलाया। तो दोनों तीनों पीढ़ियां जो थी वो गरीबी में ही बेच दी, मतलब ये बात सही है। उसके बाद अब हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से आगे पढ़ लिख के ये वो करके थोड़ा बहुत अपने पैरों पे खड़े रहने लायक बने हैं। बच्चे को भी बनाया है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर रह चुका हूँ। तो ये मतलब हमारे फादर के टाइम से मतलब तीसरी पीढ़ी ने थोड़े बहुत प्रयास किए स्वयं के, गवर्नमेंट से कोई वो नहीं हुआ। झांसी से कितनी कनेक्टिविटी आपकी बनी है? सम्मान समारोह में तो एक दो बार आपको, चार बार झांसी में तो जब से मतलब नेपाली जी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है, वो इंदौर आए थे और उन्होंने पूरा इंदौर छान मारा और हमारा एड्रेस निकाला। उसके बाद उन्होंने मान सम्मान के लिए झांसी बुलवाया था, तो वो 2016 है ना, 2016 से भी पहले बुलवाए गए थे और तब से कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है कि साल दो साल में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। रानी की अभी 175वीं शादी की वर्षगांठ थी लास्ट, उस वक्त भी बुलवाए गए थे। तो यहाँ की पब्लिक का इतना प्रेम तो है कोई ना कोई बहाना ढूंढती जरूर है बुलाने की। लेकिन जो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी भाई 1947 में और झांसी वारन को रानी के वंशज मिल पाए 2016 में, जो हम सबको दुर्भाग्य है। वे तो अपनी जगह अपना काम कर रहे थे, और लेकिन हम सबको जो दुर्भाग्य है, और हमें आज आप मिल पाए जो हमारा सौभाग्य है। अरे वो बात अलग है, आपके पहले वालों ने भी अपने अपने प्रयास किए होंगे। बाकी ठीक है, अब हम लोग कांटेक्ट में आने के बाद कंटिन्यू एक दूसरे की मुलाकातें हो रही है। बाकी उस पीरियड में भी दादा बा वगैरह जहाँ से पेंशन लेने आते थे, पर वो साल में एक बार दो बार ऐसा होता था। जी, योगेश जी से कुछ चर्चा करें। योगेश जी, अब पीढ़ी नई है, आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव पूरे हिंदुस्तान मना रहा है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में रानी के वंशज कहाँ दिखते हैं आप? सर्वप्रथम तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं नमस्कार करता हूँ। बुंदेलखंड की पवित्र और वीर भूमि से जुड़े हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आपका कहना है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हो रही है, और वैसे ही जैसे समय समय पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को याद किया जाता है, हम लोगों को भी याद किया जाता है। और जो भी विविध प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहाँ बुलाया जाता है, हम लोग जाते हैं। एक और बहुत मौजूद सवाल है जी, अभी कुछ चर्चाएं आई, कुछ खबरें आई कि रानी के कुछ और वंशज भी किसी जगह पे देखे गए एक आध कार्यक्रम में जी। उसको लेके बड़ी जिज्ञासा है लोगों के में। हमने भी जब आपके आगमन की सूचना डाली तो कुछ लोगों ने कहा कौन से वाले है ना, और हमने कहा असली वाले जी 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 है ना। उनका सवाल था, हमारा जवाब था। ये क्या परिस्थिति है और इसके बारे में जरा जो भी हमारे मंच से पहुंचे। हाँ, जैसा कि अभी पापा ने बताया कि हम लोगों का 2016 में वहाँ मुक्ताकाशी मंच से स्वागत वगैरह हुआ था। उसके पूर्व सन 2006-07 में गणेश मंदिर में, जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव का विवाह था, वहाँ भी हमारा काफ़ी बड़ा मान सम्मान किया गया था। सर्वप्रथम मैं उसी प्रोग्राम में शामिल हुआ था। और उसके बाद हर 6-7 महीने में वहाँ होने वाले किसी प्रोग्राम में या व्यक्तिगत रूप से, जैसे हमारे परिवार की इच्छा होती थी कि किले का भ्रमण किया जाए, महालक्ष्मी मंदिर का भ्रमण किया जाए, जो रानी साहिबा ने महालक्ष्मी माता को कहा था कि मैं इस वाले अभियान में विजय हुई तो मैं आपका एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगी। महाराजा गंगाधर राव जी की छत्री, जो कि हमारे परिवार के प्रथम पुरुष हैं, वहाँ पर हम समय समय पर जाते रहे। बट बीच में ऐसा देखने में आया कि कोरोना काल के कारण विगत 2-3 वर्षों से वहाँ जाना नहीं हुआ। और वहाँ पर एक सज्जन पहुँच गए जो कि पहले किसी और परिवार से खुद को जुड़ा हुआ बताते थे, फिर उनका कहना था कि किसी अखबार ने गलती से ऐसा छाप दिया कि ये इस परिवार के हैं,
तो यदि वो किसी दूसरे महान परिवार से जुड़े थे, उसका भी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो सच में जुड़े हैं या नहीं है, तो उन्होंने उसी वक्त खंडन करना चाहिए था कि नहीं, ये गलती से ये इस तरह की खबर छपी है। बट उन्होंने कहा कि भाई कोई ध्यान दे नहीं रहा है तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो वो उन्होंने काफ़ी मतलब यदि इस तरह का यदि झूठी बातें फैलाकर कुछ समय की छोटी वाहवाही लूटने की कोशिश की तो ये काफ़ी उनका गलत प्रयास था, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। किसी भी महान खानदान से संबंधित गलत जानकारी जनता तक या लोगों तक पहुंचाना एक बहुत ही गलत बात है। तो मैं अभी बीच में, हम लोग पिछले ही महीने में झांसी में एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर मेरा फिर से एक इंटरव्यू भी हुआ था। वहाँ भी इस तरह का प्रश्न पूछे गए, मुझे उन सज्जन के बारे में जानकारी मिली और मैंने वहाँ तुरंत बताया कि भाई इस तरह के किसी भी सज्जन का महाराजा गंगाधर राव झांसी वाले और महारानी लक्ष्मीबाई के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी 7वीं पीढ़ी तक महाराजा गंगाधर राव झांसी वाले की 7वीं पीढ़ी तक का ब्यौरा पूरा दे सकता हूँ। तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे झांसी परिवार से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। इस व्यक्ति से आप बचने की कोशिश करें, इसे अफवाहें ना फैलाने दें। और यदि ये व्यक्ति कहीं भी मिलता है तो उसका महाराजा साहब और महारानी साहिबा से डायरेक्ट रिलेशन पूछे कि आप उनसे किस तरह से संबंधित है। वो बस एक आधी अधूरी जानकारी देकर इस तरह के कार्य कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। आप लोगों ने अपने नाम के आगे झांसी वाले भी जोड़ रखा है जी। तो ये स्थायी है या मतलब किस तरह से? हाँ, जैसे कि जब दामोदर राव जी बालक अवस्था में थे और 1860 के आसपास आप इंदौर पहुँचे थे और छावनी रेसिडेंसी एरिया में उनको एक कोठी अलॉट की थी जहाँ पर वो रहते थे और उनके साथ काफ़ी उनके संरक्षक रहते थे, कुछ नौकर चाकर थे। तो काफ़ी लोग पूछते थे कि भाई यहाँ ये जो बालक रहते हैं ये कौन है, तो बताया जाता था कि भाई ये झांसी के राजकुमार है। तो वहाँ पर ऐसा हो गया कि इस बड़ी कोठी में, इस भव्य कोठी में झांसी के राजकुमार झांसी वाले साहब रहते हैं, झांसी वाले साहब रहते हैं। तो उस वक्त से जो हमारा उपनाम नेवाड़कर था वो परिवर्तित होकर झांसी वाले हो गया और लगभग सन 1860 से, मतलब यदि हम आज गिनने जाए तो लगभग 162 वर्षों से ये नाम चला आ रहा है, उपनाम। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, योगेश जी, और हम सब गौरवान्वित हैं, पूरी बुंदेली माटी के लोग गौरवान्वित हैं कि आज आपसे चर्चा करवे को, आप खुद साक्षात देखवे को मौका मिले। जैसे हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कही कि हमने रानी को नहीं देखे, कम से कम रानी के परिवार के लोगों को ही देखें, काहे के रानी को बुंदेलखंड पे बहुत एहसान है, बुंदेलखंड की पहचान रानी लक्ष्मीबाई से है। बहुत बहुत धन्यवाद। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.